या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। Hello, good evening, everyone. Now I invite Dr. Jyoti Malik ma'am for the program proceeding. Thank you so much. थैंक यू। और इस न्यू इनक्रेडिबल गायनी फोरम पर आप सबका स्वागत है। आज हम गणतंत्र दिवस की ओरेशन मनाने जा रहे हैं। हमने अपना 77वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया था और ये एक उसमें बहुत ही बड़ी हमने एक नारी शक्ति का भी प्रदर्शन देखा और भारत को एक मजबूत एकजुट बनाने वाली एक शक्ति जो है उसका एक बहुत अद्भुत अनुभव भी किया था। उसी चीज को हम आज दोबारा दोहराते हुए उसको याद करते हुए आज हम दोबारा क्योंकि हम उस दिन नहीं ये दिवस मना सके तो हम आज इसको गणतंत्र दिवस की ओरेशन प्लस बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो हम आज जिनके बारे में जो होंगे प्लस राइटिंग कंपटीशन होगा। और इस सब के लिए हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम डॉक्टर रागिनी अग्रवाल मैम जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर संगीता गुप्ता वाइस चेयरमैन और डॉक्टर सुधा शर्मा सेक्रेटरी जनरल, आज हम उन सब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर शारदा जैन मैम हमारी चीफ पेट्रन हैं, वो किसी भी समय जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगी हम उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे बिकॉज उनके बिना हमारा कोई भी प्रोग्राम अधूरा है। मैम टीचर्स ऑफ टीचर्स के नाम से जानी जाती हैं। शी इज डायरेक्टर लाइफ केयर आईवीएफ एंड फाउंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द दिल्ली गायनी फोरम। और मैडम ने बहुत ही एक अटूट छाप हमारे दिल्ली गायनी फोरम और एनआईजीएफ पर जो डाली है। हम उनकी हमेशा हर समय समय पर हम उनके गाइडेंस में अपने एनआईजीएफ फोरम को एक दिशा देते चल रहे हैं। तो मैडम के आने पर हम उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे। रोशन जी, मैं प्रेसिडेंट मैडम डॉक्टर रागिनी अग्रवाल का ब्लेसिंग्स से शुरू करना चाहूंगी जब तक मैम नहीं आती हैं। डॉक्टर रागिनी अग्रवाल मैम वी ऑल नो एंड शायद कोई भी अछूता नहीं है उनके इस पर्सनालिटी से, उनके ऑरा से और उनकी एक जो सोच है वो एक अजीब ही एक मतलब हमें शक्ति देती है, एक सामर्थ्य देती है कुछ ना कुछ अलग और एक अच्छा रास्ता चुनने का। Madam has been the founder of the Indian Society of Aesthetic and Regenerative Gynecology. She is president in SAJ 2022 to 25, a president Indian Academy of Cosmetic Dermatology, General Secretary IMS 2025, Vice President Foxy 2020, Founder President of Obgyn, Founder Chair Convener AMWI Gurugram, and she is the founder NIGF of 2022 and presently the president, और जो हमें एक बहुत ही जिनका I think a leader who needs no actually words to be explained. तो मैं डॉक्टर रागिनी मैम को इनवाइट करना चाहूंगी, 2 शब्द बोलें और ब्लेसिंग्स दें ताकि हम अपने प्रोग्राम को शुरू कर सकें। धन्यवाद ज्योति फॉर योर काइंड वर्ड्स।
नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के ओरेशन में। और इस ओरेशन के लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं मंजूपुरी मैडम के। हमारे हरियाणा वालों के लिए वो फॉन्डली वी कॉल हर मंजू दीदी। और हमारे हरियाणा का तो खैर कोई प्रोग्राम उनके बिना हो ही नहीं सकता। उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें सबको मालूम है उनकी टीचिंग इतनी एक्सेलेंट होती है कि एक बार अगर उनका बोला हुआ किसी भी टॉपिक पे सुन लेते हैं तो वो टॉपिक जो है दिमाग में छा जाता है। और जहाँ तक उनकी अपनी पर्सनैलिटी का वो है, शी इज वन पर्सन जो कि इतनी ऊंचाई के बावजूद भी शी इज ग्राउंडेड ऑन द अर्थ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर नॉलेज विद अस। एंड ज़्यादा न बोलते हुए हम लोग आपको सुनेंगे। ओवर टू यू ज्योति। थैंक यू सो मच मैम। और इस ओरेशन के चेयरपर्सन्स को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। वी हैव फोर बिग स्टार्स। वी हैव डॉक्टर मीरा मीरा। मैडम नहीं आ रही है। मीरा मैडम नहीं आ रही है। मैडम का मेरे को सीवी डॉक्टर मीरा मैम, हाँ, नहीं द आ रही है। चेयरपर्सन। डॉक्टर संगीता गुप्ता हमारी वाइस चेयर हैं, और मैं डॉक्टर संगीता मैम का भी स्वागत करना चाहूंगी। शी हैज बीन आल्सो द फाउंडर सेक्रेटरी एंड द फाउंडर मेंबर ऑफ एनआईजीएफ, एंड प्रेजेंटली शी इज वाइस चेयर। शी इज आल्सो कन्वीनर ऑफ द एनआईजीएफ कानून की पाठशाला, और उन्होंने बहुत ही सुंदर फिल्म एग्जामिनेशन ऑफ अ रेप विक्टिम, ऑफ अ सेक्सुअली असॉल्टेड विक्टिम, ऑफ अ विक्टिम ऑफ सीएसए, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर ये फिल्म्स एनआईजीएफ को दी हैं। और नेक्स्ट प्लीज, डॉक्टर सुधा मैम हमारी सेक्रेटरी हैं एनआईजीएफ की। शी हैज इज द former professor PG Department of Obs and Gynae Jammu, and she is also the president elect of IMS. She is presently the Secretary General of NIGF 25 to 27, a managing committee member of PCOS Society of India, honorary professor IMA, vice थैंक यू president डॉक्टर ज्योति। IMS, and I think what a lovely lady that she is. So very beautiful and so very charismatic. So welcome, Sudha ma'am. And I know NIGF जम्मू को आपने NIGF के साथ जो जोड़ा है, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आप लोगों से वहाँ इतनी दूर जुड़ सके. So coming to our academic part, before we start the oration, actually we have our chairpersons, Dr. Meera Agnihotri ma'am. She is an academic leader. She is professor, head of Gynae GSVM Medical College, Kanpur. डायरेक्टर को फाउंडर हैं जीवनी हॉस्पिटल की, और बहुत सारे अवार्ड्स और एक्कोलेड्स, गोल्ड और सिल्वर मेडल, चांसलर्स गोल्ड मेडल और गार्डियन ऑफ हेल्थ अवार्ड्स। ज्योति मैम, डॉक्टर मीरा मैडम नहीं ज्वाइन कर पाएंगी। मीरा मैम आज नहीं ज्वाइन कर पाएंगी। हमारे अपनी डॉक्टर मंजू वर्मा मैम हैं, जो कि हमारी पास्ट प्रेसिडेंट हैं यूपी चैप्टर की, और हमारे अदरवाइज मैम इज आल्सो आवर guide for every whatever activity that we do, academic wing. She is the chair. She has many awards to her credit, and she has also got the Prasanna Patra and silver gold medal for her meritorious family welfare work, and also in work on rural family welfare camps. मैम ने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स, बेस्ट रिसर्च पेपर्स, और श्री प्रभु दयाल बवेजा गोल्ड मेडल्स, lecture. She has been a teacher of teachers who has given us numerous orations and guest lectures in various national and international conferences. Welcome, Dr. Manju ma'am. Then we have the third chairperson, Dr. Preeti Sharma ma'am. Dr. Preeti Sharma. डॉक्टर प्रीति का नहीं, सीवी नहीं है हमारे पास. डॉक्टर प्रीति मैम इज a senior consultant from Cocoon Hospital. She has been the past president of the Jaipur Obs and Gynae Society and a master trainer of FOGSI, Lakshya and Manyata programs.
and a Foxy Achiever Award. मेरे parents और तो mom Thank you. ला दो, mom ये ला दो. Thank you so much, ma'am. Thank you for joining. And Dr. Manju Khemani, our fourth chairperson. Dr. Manju Khemani. She is also in some emergency, I think. Okay. So मंजू मैम भी हमारे दिल्ली से हैं और मैडम ने ज्वाइन कर लिया है. कर लिया? Okay. Okay, wonderful. So Wonderful. Dr. Manju Khemani has done various fellowships for endoscopy, endometriosis surgery, and she is a lab and a IVF specialist. And also she is member of various societies. She is consultant at Sitaram Bhartiya, and she has been awarded the famous Dr. APJ Abdul Kalam Excellence Award as well. So may I now request any of the chairpersons to please introduce our orator today for today's session. We have Dr. Manju Puri ma'am. Can we have Madam's CV, please? Well, I'll request Dr. Manju Khemani to introduce her. Yes, ma'am. Yeah. Dr. Manju, please introduce Dr. Manju Puri ma'am. Dr. Khemani. पुराना CV है. मैडम की टॉक में होगा CV पहला. आप Look at the beauty. The Manju Khemani is introducing Dr. Manju Puri and Dr. Manju Verma is so there's a Manju cube today. Dr. Saab, I must tell you one more thing. When I resigned from Harding, Dr. Manju Puri joined in my place, you know. So we are holding each other. Dr. Sharda has come. अगर डॉक्टर शारदा जैन मैम आ गई हैं तो मैम की ब्लेसिंग्स पहले ले लेते हैं मैम. कैन वी हैव रोशन जी जरा इसको एक मिनट शेयर करिए ना, रोकिए 2 मिनट. हाँ, मैडम का ब्लेसिंग ले लें. डॉक्टर शारदा जैन मैम. कहाँ देखा तुमने? नहीं ज्वाइन किए हैं अभी. मैडम है क्या? नहीं ज्वाइन किए अभी मैम. मंजू डॉक्टर खेमानी आप तो इंट्रोड्यूस ऐसे ही कर दीजिएगा मंजू मैडम को. So it's really like, you know, कहते हैं ना, how do you introduce a, you know, torch bearer? Dr. Manju Puri, everybody knows her, you know. She was retired, I think, as a director professor from Lady Harding Medical College, and currently I think she's teaching at SGT. This thing. Yes. She organized so many things, and currently she's organizing this, you know, a very good workshop on complex care cesarean sections, you know, and with, you know, 2 people from PGU, and I think it will be lovely, you know. I have also joined that, you know, and let me see how it is, you know. And I've heard so many lectures from Dr. Manju Puri, and you rightly said, Dr. Ragini, that, you know, whatever she teaches, it just goes inside your brain, you know, and you don't have to read the books. So over to you, Dr. Manju Puri. Thank you, Dr. Manju, and for such a warm, you know, introduction. And thank you, Dr. Ragini, for having me here. It is always a pleasure to be, you know, yeah. So it's always a pleasure to be associated with you all. And it is indeed a matter of great pride and privilege for me to be delivering this oration here. So I hope my screen is visible. मैम yes Yes ma'am, but इसको वो full उस पे कर लीजिए. आ गया. अभी ठीक है. So I thought that I will talk on this very important subject, that is preventing stillbirths, a safe baby bundle. Now we all know that stillbirth is an enormous yet overlooked tragedy. Nearly 2 million babies are still born every year. And behind every stillbirth is a long story. And that's more than 5,000 women and their families who suffer a tragedy, this tragic loss every day, which is a huge number. And if we see it globally, so all the areas which are dark in color are the ones where the stillbirth rates are very high. And you can see India is also dark blue.
So it is not, purple as you see in in Africa. But, the problem with our numbers are that we are not counting all the stillbirths. So that is where the problem is. So we all know that stillbirth rate is an important indicator of quality of care provided in pregnancy and during childbirth, because stillbirth happens after the woman has been pregnant for 9 months, 8 to 9 months. So we have such a long window where we can intervene and prevent stillbirths. So if you look at the prevalence rate of stillbirths across districts in India, which are painted red and maroon are the ones where it is the highest. So it is mainly central India and the northeast. And all the yellow ones are where the rate is between 10 to 17 per thousand, births. So that is 1,000 live births. So that is, rest of the India. And green parts, that is down south, we have it less than 10. But that also is important. So every stillbirth needs to be prevented. And with that background, I will move further. So what is it? What causes stillbirth? So it is not a single factor. It starts from delay in recognizing the need to seek care from the beneficiary, from the mother, then delay in reaching the facility. And even if she reaches the facility, there could be delay in receiving the care at facility. There could be suboptimal antenatal care. There could be lack of triaging. There could be suboptimal intrapartum care. So all these are factors which are modifiable factors, but we do have factors like maternal factors wherein we have, hypertension in pregnancy, we have preterm birth, we have hyperglycemia in pregnancy. So all these factors are also existing. So what is a care bundle? A care bundle is a collection of evidence-based interventions which, if applied to manage a particular condition, will improve the processes of care and outcomes. And wherever, there are multifactorial causes, a care bundle approach would definitely be very effective, because addressing a single cause may not make differences in the outcome. So these interventions of care bundle, when performed together, have a better outcome than if performed individually. And that is why I'm going to talk about a stillbirth prevention care bundle. So what are the levels of intervention where we can intervene and prevent stillbirths? It starts from preconception, moves on to the antenatal period, then to the intrapartum period. And then, not to miss, after a stillbirth has happened, we also can make a lot of modifications in the interconceptional period. So Stillbirth Society of India has come out with consensus statement in 2023 for a safe baby bundle. So it has got 2 volumes which are free to kind of you can access them freely on the Stillbirth Society of India website. So what are the components of Safe Baby Bundle? I said we have a preconceptional component, that is preconception assessment and interventions. If it is not possible, then the booking visit and assessment. Then the second component is the first trimester dating, screening for aneuploidy and screening for preeclampsia. Then we have maternal monitoring in the second and third trimester for development of any new risk factors. Then fetal monitoring in the second and third trimester with special reference to monitoring fetal growth. Then making mothers aware of the danger signals, that is reduced fetal movements, optimizing the timing of birth, and then identifying fetuses which are unfit to undertake the journey of labor and intrapartum early warning signs. So I will discuss the care bundle in these different categories. So first is preconception of first antenatal visit assessment, interventions and triaging. It is important that we do a detailed workup and record review of those with any previous losses. And even those who are not without previous losses, we need to look at the risk factors which put them at risk of stillbirth. We advise them on optimization of BMI, that is in the preconception period. We optimize the maternal medical disorders. We review the medications on which the patient is and put her on safer options. We advise on cessation of smoking and alcohol. And we also correct anemia and other micronutrient deficiencies. In the booking visit, we must do a detailed assessment and triaging, that is to flag those who are at high risk. So maternal factors would be age, socioeconomic and educational status, nutritional status,
It is important to do a BMI for all our patients, and those who are low BMI or high BMI need to be put as a risk factor. Pre-existing maternal disorders, mental disorders, smoking or substance abuse, domestic violence, infections, RH incompatibility, and obstetrical history. In the fetal risk factors, we look for multiple pregnancies, fetuses with soft markers or malformations, fetuses with growth disorders, small for gestational age or large for gestational age, average for appropriate for gestational age growth restricted fetus. This forms a big component. We need to identify these. ART pregnancies. Then pregnancy related risk factors are preeclampsia, GDM or diabetes mellitus, then intrahepatic cholestasis of pregnancy, preterm labor, post-dated pregnancy, unclassified APH, and previous cesarean section. So the key message is that we must have a checklist wherein it should be all tick, 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 and wherever we find anything which is present of all these risk factors, we must flag that patient and put all those things parked as risk factors. So using checklist is the key message. Then in the first trimester interventions, we have interventions which can improve the outcome and prevent stillbirths. One is early scan for dating, nutritional risk assessment and counseling, screening for diabetes mellitus, thyroid disorders and infections, aneuploidy screening, doing a NT scan, doing beta HCG and PAPE between 11 and 14 weeks, preeclampsia screening, look at maternal risk factors, mean arterial pressure, uterine PI, PAPE and PLGF levels. Start low dose aspirin, 75 to 150 milligram HS and low molecular weight heparin for APLA positive. Discuss and prepare an individualized plan of care. So these are the interventions in first trimester. Now, moving on to the next part, next component, that is the feto-maternal monitoring in second and third trimesters for any new risk factor. So after the initial assessment, every visit when the patient comes, we should look for any new risk factors and also add them to the risk factors list. So what are the new risk factors? Looking them for new risk factors, what should we be doing? We should do regular antenatal checkups. The frequency of antenatal checkup should be a minimum of 8 visits or more for high-risk pregnancies. I think more than the number of visits, it is a quality of care or the components which we fulfill in the right spirit is what is more important. The components are look at the nutrition and weight gain, do an ultrasound at 18 to 22 weeks, do a uterine artery PI, a cervical length, a fetal echo. It may be done, it need not be done for all wherever indicated. We screen the woman for anemia at 28 and 36 weeks. We do a GDM screening. At first visit, we have already done, and then at 24 to 28 weeks. Screen for hypertensive disorders of pregnancy, asymptomatic bacteriuria, intrahepatic cholestasis of pregnancy, and IPV. These are the factors which we should look out for. Then screen for RH isoimmunization and offer antepartum anti-D prophylaxis. What do we need to counsel them for? On the importance of compliance to supplements and awareness of fetal movements. We don't ask them to count fetal movements. We tell them to be aware of their baby's movement pattern, right? And also tell them to sleep on lateral position. These are evidence-based interventions. So my key message here is that because we have to do so many things in each antenatal visit, let's have a customized antenatal card. So in public health facilities, it is important that everything should be on the card so that person does not have to depend upon recall. So this is a system change and not trying to change the behavior of the people. Say thalassemia screening is added here, aneuploidy screening is added, then hemoglobin at first visit 28 weeks and 36 weeks is added. GTT also is added, and we have the growth charts here on the card so that nothing gets missed out, right? So you must keep customizing your antenatal cards and include most of the things so that a person, when looks at the antenatal card, would know that they have to do a repeat test. Now, fetal growth monitoring in the third trimester, that's the next component. So serial measurement of symphysiofundal height from 28 weeks with plotting on growth charts to assess the growth centile and follow growth velocity on subsequent visits. I think this is one of the
practices, simple practices, which we miss out. So I think instead of doing just abdominal assessment of the fundal height as 30 weeks, 32 weeks, we must measure the symphysiofundal height from 28 weeks and put them on the growth charts. In low resource settings, a routine growth scan in the third trimester or later in the gestation may be offered to diagnose appropriate for gestational age restricted fetuses. Supposing you get an abdominal circumference which is low, the baby weight may be okay, but it may be growth restricted. So that may be offered. A scan at 35 to 37, between 35 to 37 weeks of period of gestation offers a higher predictive performance. If you have to do a single scan, then better to do it between 35 to 37 weeks. Otherwise, if you can do two, you can do one between 28 to 30 weeks and then another one later. So estimated fetal weight being more sensitive than abdominal circumference. So look at the estimated fetal weight, look at the abdominal circumference, and you can plot them on the growth chart and look at the growth velocity. So we need to understand that we need to look at growth velocity rather than the absolute measurements at any point in time. Doppler flow studies should be the surveillance tool for those detected as small for gestational age. Anyone which is diagnosed as small for gestational age, where the growth centile or the is either on the 10th weight is on the 10th centile or less than that, we must supplement that with Doppler flow studies. Now in high risk pregnancies, that was about low risk. So we can do with symphysiofundal height, but in high risk pregnancy, we must offer serial ultrasound for fetal biometry and estimated fetal weight and assessment of well-being with umbilical artery Doppler from 24 to 28 weeks, right? So we need to do more intensive monitoring in the high risk pregnancies. All at-risk mothers must be offered uterine Doppler at the time of anomaly scan, and Doppler flow studies should be the surveillance tool in the SGA fetuses. Now, these are the growth charts which we use, and then Lady Harding, we had introduced this, and we have been able to reduce our stillbirths significantly. So instead of measuring height like this, please make sure that you can take the symphysiofundal height and intergrowth, there's no need to correct the dextrorotation. You can take it like this only, because every time you're going to take it without correction of dextrorotation. That is what Intergrowth 21 says. So if you go to their website, they will tell you how to take the growth, measure the symphysiofundal height. So measure it not earlier than 2 to 3 weeks. So best to do it every 2 to 3 weekly, and then look at the velocity. Now, how do you diagnose growth disorders? So if you see the first chart here, you can see that the growth was plotted here at 28 weeks. The symphysio, this is the, you have the symphysiofundal height here, and you have the weight plotted here. So normally you have two separate charts for the weight, estimated weight, and for the symphysiofundal height in the intergrowth charts. So here it is less than 10th centile, right? So it means this is low first fundal height, okay? So this could be, this is less than 10th centile, so we are worried about this. So we need to monitor the growth with the help of scans here. Now here, if you see here, this is the second where the growth was going fine and then it became static. Is it right? So this again indicates that the baby, the growth of the baby is not, this is a high risk fetus, we need to look at it. Here it is a slow growth. So the growth is going, right? It was going at the 50th centile, but then it came down. It is slow. Then again, we need to be careful about. Then here we see that the growth is suddenly increased at 35 weeks. So this again is a likely accelerated growth, and again a fetus which is at risk. So these are the various patterns which you would see when you plot growth charts. So my key message here is that you must have a protocol in place, and you also must use available tools. And that is what is going to improve your outcome and output. So use of tools and protocols are my key message. Make mothers aware of the danger signals. That is my next intervention or part of the care bundle. So please tell them that whenever they have reduced fetal movements, they have bleeding per vaginum, leaking per vaginum, swelling over the feet, on hands or body, new onset severe headache or epigastric pain, difficulty in breathing, and generally not feeling well. So these are the signs, and they should also be put on the antenatal chart, or you must give them handouts. Because you may tell them, they may not register that. So it is important that patient information sheets and handouts are given to them.
So my key message for this is promote self-care. You have to tell them to be responsible for their baby and themselves and provide them information, leaflets, so that they can go home and see them again. The next point is optimize time and mode of birth. Here, we have to do fetal surveillance and, time the termination of pregnancy. Just a moment, I will just join you in a minute. I'm in my office. I thought they may lock me inside the office. All right. So, in FGR, while we are doing fetal growth surveillance, so if the estimated fetal weight is less than third centile, then and the Doppler is normal and Leica is adequate, we need to do antenatal checkup weekly. We need to do ultrasound for estimated fetal weight 2 weekly. We need to do Doppler weekly and CTG and biophysical profile weekly, and terminate the pregnancy at 37 weeks. So this is the protocol when the weight is less than third centile, Doppler and Leica is adequate. If the weight is between third and 10th centile, Doppler is normal and the Leica is adequate, then antenatal checkup weekly, ultrasound, estimated fetal weight weekly, everything is same as what we said, but we need to terminate. We can take that pregnancy terminate between 38 and 39 weeks for best results. In patients who have mild fetal growth with mild abnormalities, say either the umbilical artery PI, this is again for fetuses which are between third and 10th centile. So the first row is for those who have normal Doppler and normal Leica. But those who have mild abnormalities, say either the umbilical artery PI is more than 95th centile, or the middle cerebral artery PI is less than 5th centile, or the CPR is less than 5th centile, or the Leica is less, or there's suboptimal interval growth. So here you need to do an antenatal checkup twice a week. You also need to give steroid cover, and then you have to do ultrasound every 2 weeks, Doppler every 2 weeks for estimated fetal weight. So ultrasound you are going to do every week, but don't look at biometry, do only weekly Dopplers, and biometry every 2 weeks, CTG or BPP 1 or 2 times a week, and try to terminate, take it up till 37 weeks. In those who have absent end diastolic flow or reverse end diastolic flow, you have to admit them, give them antenatal steroids, and we try to, we do a Doppler every 1 to 2 days. We do a CTG 2 times a day. And in absent end diastolic flow, we would deliver them between 32 to 34 weeks. And in reversed, we would deliver them between 30 to 32 weeks. So this is grossly looking at how do we manage patients who have fetal growth disorder. Regarding the mode of delivery, the primary cesarean section for fetal growth restriction with absent or reversed flows, that should be anyone which has got absent or reverse flow, please do a cesarean. Vaginal delivery is safe for late FGR with end diastolic flow present with close fetal monitoring. So late FGR, you can think in case the patient is willing for, with absent you have to do, but supposing it is the end diastolic flow is present, in that case, say only the resistance PI is more than 1.2 or something, then you can allow them a vaginal delivery. Mechanical methods are preferred for cervical ripening. Prostaglandins are avoided. Reversible dinoprogesterone pessary is preferred to gel. So because you can remove it, so that would be a good option. Early rupture of membranes is recommended, and delivery should be planned at a place where neonatal care and facilities for emergency cesarean section are available. Now, the last part is identification of fetuses who are unfit to undertake the journey of labor and intrapartum fetal early warning signs. So these are based on the recent international consensus guidelines for CTG interpretation. So remember, you have to take a good history, do a meticulous examination, review the antenatal records. For every patient who comes in labor, do a cardiotocography plus minus ultrasonography before induction of labor. Why do I say you must do it? If it is not done within the next previous 1 week, please do that before you induce the patient, because you want to again identify those fetuses which are appropriate for gestational age but growth restricted. And these are important tools to identify early fetal warning signs. So admission CTG is very important.
It is to find out which is the fetus which is fit to undertake labor. If you have, NST, which is like this, it is good. You have accelerations, you have a basal heart rate at 130, you have, good beat to beat variability, you have good acceleration. So all this is good. So this is a fetus which is fit to undertake labor. Now, on the normal admission CTG, you must look at two more things. This is the newer concept. One is that the baseline should be stable. So you must have a stable baseline. And second is cycling. Normally if you get a CTG where the beat to beat variability is less, although the rate is fine, we get worried. And we think it is a baby which is not, it is not reassuring. But baby has sleep periods of 90 minutes. So if you have this kind of, beat to beat variability, which is less and the heart rate is okay, then wait for some more time. You might get a good CTG thereafter. And this cycling is actually considered as a hallmark of neurological responsiveness and absence of fetal hypoxia and acidosis. So do not rush to do interventions if you find a, NST like this, with no accelerations and reduced beat to beat variability, right? Rest all is fine. Wait for some more time and then do it, repeat it. Then this is a checklist which has been, described, which says that you look at the CTG features and risk factors. And at the time of admission, you look at it and you define whether this fetus is fit to take labor or not. So first factor is the baseline heart rate. It should be stable and appropriate for gestational age. When I say appropriate for gestational age, we must remember that a heart rate of 150 at 40 weeks may be high, right? Because at 40 weeks, the baby is mature, the heart rate would settle down at about 140 and 130, right? There should be normal variability and cycling. I've already explained you. There should be presence of true accelerations in a patient who is not in labor or in latent phase of labor. So no shallow or tardy decelerations. I will explain you that. Consider the wider clinical picture, whether there's meconium, pyrexia, fetal growth restriction, reduced fetal movements, gestational diabetes mellitus, preeclampsia. Are you inducing? Are you augmenting? So you put a tick on these factors and that will tell you whether your fetus is fit for labor or not. And then make your overall impression on whether the CTG is normal, it is chronic hypoxia, is it chorioamnitis, is it relative uteroplacental insufficiency or others, and then plan the management. I would want you to go through this international expert consensus statement on physiological interpretation of CTG and please follow it. It is very, very insightful. Now, these are the additional abnormalities which you should look for and which tell you about early fetal warning symptoms. This is what I said are tardy decelerations and they show uteroplacental insufficiency. Tardy means they are wide and they are, they may be shorter, right? But this indicates that the patient is, if you have these kind of decelerations, although you have beat to beat variability here, right? It means that there could be uteroplacental insufficiency. What I said as it could be appropriate for gestational age, but restricted baby. So emphasize, subsequently you need to emphasize on the shift of, emphasize a shift of focus from morphology of decelerations, what they look like, to the intervening baseline for stability, variability, and cycling. So if you look at here, if the beat to beat variability is okay between the baseline, that is what is important. If you have deep decelerations and the beat to beat variability is okay and the baseline is fine, it may not be as sinister as these decelerations where the beat to beat variability is reduced and the baseline and the decelerations are wide, although they are short. So this is important. This is an important shift that you also focus. Don't focus on the shape of the decelerations and when are they coming. Focus on the baseline. When the deceleration is back, is there variability? Is it stable? That is what you need to look at. So zigzag pattern is another, which is a rapidly evolving hypoxia. When you have this kind of a pattern, it usually means there is chorioamnitis, and more than 10% rise in baseline also becomes important. And that is why you look at this chart and you can keep looking at, this is the baseline you have.
And then when you follow up the CTGs, you can look at all these factors which will tell you that this fetus is not doing good. So the eyes, my key message is the eyes see what your mind knows. So it is important for you to be updated with the guidelines and then improve your monitoring skills. So to conclude, for preventing the preventable, it is essential that we implement the safe baby care bundle in our day-to-day practice to prevent the preventable stillbirths. So these are the various posters which have been, provided on the Stillbirth Society of India website. I would request all of you to go and visit that. Thank you so much for patient hearing. And these are the references. Dr. Manju, that was very complete and comprehensive, coverage of this difficult topic. I know when you are doing a keynote address, you don't ask questions, but can I ask? Yes, please do. I'll be happy to do that. So I'm not contradicting you. So when we are following a growth retarded baby, biophysical is BPP. It has got no meaning nowadays. Agreed. That's obsolete, right? One thing. Secondly, when there are these, tardy decelerations, right? So there is a time limit. After that, these are indicators of subacute hypoxia. So you can't be waiting for eternity. So after 1 minute, I'm forgetting the exact time limit, right? Because I read this chapter a long time back. You have to intervene. Am I right or wrong? Yes. I just thought, this message No, should no. go very You clearly have to audience. intervene. You can also do an ARM, and most of the time you'll find meconium. Please go ahead. So you don't have to. Once you get, either a zigzag pattern or you get tardy decelerations, it means that you have to have another method. You have to do a ARM, look at the color of the liquor, and then act accordingly. I fully agree to that. Yeah. And this zigzag pattern which you see when there's a meconium inside, right? So this zigzag pattern will be there for some time, then it will be absolutely normal. These are the patients where you can hold your horses. Yes, agreed. It is, compensating very well to whatever is inside you. Absolutely, absolutely. These are new things which have come up, and it tells you when to it actually tells you when to intervene rather than you should not go on and on in these patients. That is what is important. Yes, yes. अगर लिमिटेड शब्दों में बोले, इनमें ज्यादा नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में ना पड़ो. डॉक्टर रागिनी गलत नहीं, आई वुड नॉट एग्री. नहीं, ये मेरा एक क्वेश्चन है. टू एक्सप्लेन इट मोर. हाँ, अंडरस्टैंड इट मोर. हाँ, मतलब आपको सारे टूल्स को करेक्टली यूज करना चाहिए. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एट रिस्क नहीं होते और हम उनको सिजेरियन कर देते हैं. जैसे मैंने आपको साइकिलिंग वाला पैटर्न बताया, वो बहुत लोग ऐसा होता है कि जब फर्स्ट आता है आप सीटीजी करते हैं, इट इज अ लो वेरिएबिलिटी और स्ट्रेट लाइन सी होती है, तो एवरीवन इज वरिड. बट थोड़ी देर में करेंगे, अगर वो नॉर्मल सीटीजी आ जाता है, यू शुड रादर अंडरस्टैंड दैट द बेबी इज फिट. ऐसी ये बातें भी इंपॉर्टेंट हैं इसमें. But cycling and absence of cycling, it indicates baby has a normal CNS. Yes. This is baby is fighting fit. Yes. So don't intervene. Yes. So in majority of in my hospital, previously what sisters do, the moment they will see decreased variability, they will start a drip, start oxygen. Yeah. Nothing is required. Nothing is required. Observe. Yes. I fully agree to that. Yeah. And Dr. Ragini, one more thing, you said कि ज्यादा normal delivery के चक्कर में नहीं, मैंने ये नहीं कहा था. आपने मेरी बात को गलत समझा. Sorry. मैं एक्सप्लेन चाह रही थी. What do you mean by the tardy? और सोचना नहीं चाहिए. Because whoever is listening, and we are going to listen it afterwards also because it is going on the website. Right. It should be very clear कि हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा आपको गड़बड़ मिल रहा है तो you go for the cesarean immediately. You should watch. That explanation I watch, but then do a cesarean wherever indicated. ऐसा नहीं, आपको बहुत सारी चीजें, because you have these patients जो सबसे ज्यादा स्टिल बस हमें हार्डिंग में मिले जब हमने अपना स्टडी किया, तो वो सारे उनका फंडल हाइट बिल्कुल बराबर था, से जैसे टर्म साइज बेबी लग रहा है. जैसे ही आपने इंडक्शन चालू किया या पेशेंट लेबर में आया और आईयूडी हो गया, बिकॉज उनका अल्ट्रासाउंड अगर हम करते तो उनका एसी डेफिनेटली कम होता, आप समझ गए, और लाइकर कम होता, तो जो हम क्लिनिकली मिस कर जाते हैं. सो इंडक्शन से पहले एक अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है. और उन पेशेंट्स में अगर हम डॉपलर कराते तो वो उसमें एबनॉर्मल आता, आप समझ गए, क्योंकि पर एब्डोमेन हमने सस्पेक्ट नहीं किया, तो इसलिए वो आईयूडीज में कन्वर्ट हो गए, स्टिल बर्थ में कन्वर्ट हो गए.
So that Ma'am, must how, be how much relevance you give to amniotic fluid index regarding safety yeah. of? So I would give more importance to deepest vertical pocket because amniotic fluid index is less sensitive. So deepest vertical pocket is there, but लाइकर अगर कम है तो मैं डॉपलर कराने में हिचकिचाऊंगी नहीं. Is it right? You must जी know मैम. that there is utroplasm. It is a chronic Sign of. हाँ sign of chronic hypoxia. So Dopplers और CPR आपका अगर term पे है आपको कराना चाहिए. It would be a good thing to do it. Yeah. Thank you, And ma'am. I will emphasize one more thing, so all kind of people do ultrasounds. To my patient, I emphasize you must get your 12-week scan, your 20-week scan by fetal medicine specialist because they see much more than a radiologist can see. And whenever there is a doubt regarding Doppler, it is better to take your opinion of fetal medicine because they tell you inside, okay, this CPR is normal, like we say CPR less than 1, you should terminate. But no, CPR alone does not matter. You have to see both the parameters. Absolutely. डॉक्टर मंजू वर्मा का वाईफाई चला गया है, वो कुछ बोलना चाहती. मैडम बोलिए. Well, we are not supposed to say anything when oration is there, but I would like to congratulate definitely Dr. Manju Puri for such a, she has touched each and every point. And besides that, I would like to request everyone that the chart which she has given as fetal surveillance with the timing should be there in all the cases or all practitioners who are, who are practicing obstetrics. So that is very, very important chart that she has displayed. That is what I wanted to say. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Okay, Dr. madam. Ragini, I would also want to, just want to give the compliment, the comment, whatever you can say. So, Dr. Manju, it was, such an excellent, informative, very crisp and short oration, I must say. The points which you have highlighted, care bundle approach, importance of, interconceptional period, the growth, wonderful those growth charts, ultrasonography before induction, and the deepest vertical point. They are such important, points to be touched. I mean, one should know before one goes for, any vaginal delivery or for that matter, any, termination of the pregnancy. So, after listening to you, I have, concluded that it's not about how much you know. It is how effectively you deliver what you know and what you practice. Amazing, oration. Wonderful it was. Thank you. Thank you so much. And Dr. Manju Khimani, your comments and your inputs are also valuable. डॉक्टर प्रीति शर्मा है क्या आप? Madam is there. Preeti ma'am. मैं तो जितनी बार सुनती हूँ मुझे लगता है कि फिर से दोबारा सुनूं. Yes. प्रीति मैम है, ऑडियो नहीं आ रहा उनका. ठीक है. So, ज्योति. Thank you so much. Thank you. And always a wonderful oration. We knew it would be because जब orator Dr. Manju Puri ma'am होंगे तो हमें सुनने को मिलेगा ही कि it was an awesome oration, very crisp as Dr. Sudha ma'am said, but very to the point, very pertinent. And I'm sure whoever has listened to this, most probably we would be able to at least save stillbirths. The way we can interpret these, if we can interpret it so very nicely, I'm sure we are going to have wonderful, healthy mothers and babies. आगे चलेंगे और अब मैडम का प्लाक, ज्योति मैम का प्लाक जी भी जी दिखाना हाँ है. हाँ मैम का प्लाक प्लीज एक बार डिस्प्ले करेंगे. फैमिली का ही नहीं होता. हाँ, ओरेशन का प्लॉक. हाँ. Thank you so much. और I request all my chairpersons to please hand it over to Dr. Manju Puri ma'am, and it would be sent to you, ma'am, by speed post. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. My pleasure. So this plaque reads that this oration was given by Dr. Manju Puri, awarded in NIGF webinar on 10th February 2026,
The topic is Preventing Stillbirth, Safe Baby Bundle, and signed by Dr. Sharda Jain ma'am, Chief Patron, Dr. Ragini Agarwal ma'am, the President, and Dr. Sudha Sharma ma'am, the Secretary General. It is indeed actually an honor to be here listening to this wonderful oration. And thank you so much, ma'am, for giving us this opportunity. Over to coming on to our second part, for which we have Dr. Anita Rajoria. She would be coordinating this important second, very interesting actually session. Over to you, Dr. Anita. Dr. Anita is the head of department, senior consultant at Dr. Hedgever Arogya Sansthan, Government of NCT, and she has various affiliations, various achievements, and she has been the founder, vice president of the Delhi Gynae Forum, Southwest chairperson, Adolescent Health Committee, AOGD, past chair, Reproductive Endocrinology Committee, AOGD, executive member, Outreach Committee. Thank you, thank you, And thank you. many honors and publications to her credit. Over to you, Dr. Anita. Yeah, thank you. So, can I share my presentation? Yes, ma'am. So, it was an honor for all of us to get this competition on way. तो रिपब्लिक डे हमारा इतना प्यारा हमारा एक राष्ट्रीय पर्व रहा, परंतु कुछ कारणवश ये प्रोग्राम हम पहले नहीं कर पाए, तो मैडम की ओरेशन का इंतज़ार था और मैडम की बहुत सुंदर ओरेशन हमने सुनी और हम चाहेंगे कि हम इसको अपने कार्य क्षेत्र में हम इसको लाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मृत्यु की तरफ ले जाने से बचा पाएं। हमारा जो NIHF का इस बार का हमारा टॉपिक था कि वो कौन सी भारतीय महिला है जो कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है। इसमें हमारा ये रहा तथ्य कि हम भारतीय महिला पे ज़्यादा हमने फोकस किया। जो हमारे रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेंबर आप मिल ही चुके हैं, डॉक्टर रागिनी मैडम रही हमारी, जो हमारी नेता है जो हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं, संगीता गुप्ता मैम, सुधा मैम से आप सब लोग मिल चुके हैं अभी, ज्योति आपकी जो एंकर बहुत सुंदरता से जिसने अभी ओरेशन प्रस्तुत किया, जो हमारे रिस्पेक्टेबल जजेस थे, हमारी अपनी प्रिय नवनीत टक्कर मैम जो कि ट्रेजरर NIGF हैं, चंडीगढ़ से हैं मैडम, वो रही, डॉक्टर तरु छाया हमारी प्रिय वाइस प्रेसिडेंट हैं NIGF की, और मेरी पथ प्रदर्शक एक और मेरी मेंटर डॉक्टर अर्चना वर्मा जो कि हमारी पब्लिक अवेयरनेस कमेटी का हमेशा मार्गदर्शन करती रही हैं। तो बहुत सुंदर टॉपिक था और बहुत सारे लोगों ने अपनी एंट्री, उसमें से हमें जो यथोचित लगा सोनिका की मदद से हमने जजेस के पास भेजा था। उसमें लिमिटेशन यही थी कि 10 लाइनों में आपको बताना है कि वो कौन सी महिला है भारतीय जिसने आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया और क्यों। तो सब जजेस के हमारे को नंबर मिले, धन्यवाद सब जजेस को। हमारे रिस्पेक्टिव जो ये न्यायाधीश रहे हैं उन्होंने बहुत ही 5 पॉइंट पर इसमें देखा, कंटेंट कैसा था, प्रेजेंटेशन कैसा था, जो शब्द थे वो उपयुक्त थे टॉपिक के लिए कि नहीं, ये सब बहुत सुंदर, लैंग्वेज कैसे यूज़ करी गई। तो मुझे लगता था ये उनके लिए काफ़ी कठिन कार्य रहा होगा, लेकिन सबको मैंने कंपाइल करवाया है और कंपाइल करने के बाद तो मैं हर्ष से बताना चाहूँगी रीटा मलिक जी प्रथम पोजीशन पे हैं, इत्रिश्री जीना जो कि मैंने इतना देखा है, ये रीटा मैम और इत्रिश्री हमेशा पार्टिसिपेट करती हैं, इंक्लूडिंग प्रतिभा जी, कविता कौर हो, स्लोगन हो, इन लोगों का जरूर एंट्री आती है। तो मेरे तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो इनको। मुझे पता है कि सबने ही बहुत सुंदर लिखा है और जब मैं इनका पढ़ूंगी वाक्य तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि कॉमन रही हैं भारतीय समावेश में, जो कि इंस्पायर करती रही हैं हमारी अपनी भारतीय महिलाओं को। तो रीटा मलिक जी को मैं देख पा रही थी कि शायद वो हैं उसमें वीथी में हैं,
जो लोग अटेंड कर रहे हैं। तो रीटा मलिक जी मैम, आपका मैं प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, आप पढ़ना चाहेंगी? रीटा मैम पढ़ेंगी अपना? रीटा मैम आप? यस मैम। बहुत अच्छा था प्रेजेंटेशन, सभी का अच्छा लगा। जी मैम, मैं आपका एक बार जरूर अपने आपके जजेस से इसमें कमेंट ले कमेंट्स। लें क्या अनीता जी? जजेस से यस कमेंट ले मैम, लें? तो जजेस से कमेंट ले लेते हैं। यदि आप चाहें तो मैं पहले पढ़ के सुना हाँ, दूं, फिर जजेस, सुना या दीजिए, जजेस सुना दीजिए, पहले? सुना दीजिए। तो हाँ, रीटा मलिक जी ने लिखा कि उनकी इंस्पिरेशन रही सबसे ज्यादा सुधा मूर्ति जी। सच में एक ट्रू सेंस में एक ग्रेट इंडियन ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, इंजीनियर रही हैं अपने बैकग्राउंड में, लेकिन बहुत डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग है। हमने सबको उनको टीवी पर देखा, कितनी सुंदर उनकी डाइवर्स एबिलिटीज और क्वालिफिकेशंस के बावजूद वेरी डाउन टू अर्थ। और जबकि मेल डोमिनेटेड फील्ड था, उन्होंने लिखा है कि इंस्पिरेशन फॉर होल फेमिनिन कम्युनिटी रही हैं ये। शी हैज बीन अ डेडिकेटेड सोशल वर्कर ऑल्सो, focus on education, health, and immense contribution for disaster and relief. That was very, very great. And her writing skills, her vocabulary, the way she speaks and connects to people around her, that is really great. And her zest and zeal to work was appreciable. Enthusiasm and dedication to preserve Indian art, that is a lovely quality in her culture, heritage. The respect, her simplicity, I think it is the best quality she has. Her pragmatic actions, humility, and her love for country. तो सादा जीवन उच्च विचार की बात करें तो बिल्कुल ये चरितार्थ होते हैं शब्द इनके ऊपर। जो सेकंड रही, इतिश्री जेना जी ने लिखा कल्पना चावला के लिए। कल्पना चावला उनको इंस्पायर करती हैं क्योंकि उन्होंने इंडिया को सिखाया कि आसमान तक कैसे पहुंच सकते हैं, एंड स्काई इज नेवर द लिमिट। उन्होंने एक छोटे से शहर में, आपको ये जानकर हर्ष होगा कि कल्पना चावला जी मेरे शहर की ही हैं, जहाँ मेरा स्कूलिंग हुआ। करनाल की मेरी सीनियर हैं, एक बैच सीनियर रही हैं। सेम स्कूल था। काफ़ी जो हमारा स्कूल था वो भी काफ़ी इसमें हमारे को अच्छा बनाने में उसका भी बहुत हाथ रहा है। तो वैसे ही कल्पना चावला जी का भी वो उत्थान जो है, एक तरह से स्कूल की भी इसमें कंट्रीब्यूशन रही होगी। उनको जो सबसे अच्छा लगा, उनका स्टबर्न बिलीफ लगा इतिश्री जीना को, कि वो कैसे अपने को कैरी फॉरवर्ड करें, और उन्होंने दिखाया कि वो ड्रीम्स कम ट्रू कैसे कर पाएंगे। नासा कैसे पहुंची, कुछ भी होता था, अगर कोई सेटबैक भी होता था तब भी वो उठ के दोबारा से खड़ी हो जाती थी। और एक और सरप्राइज है, देखिए प्रतिभा जी ने भी उन्हीं के लिए लिखा है। प्रतिभा जी ने भी देख लिए इंडिपेंडेंट लिखा है, उन्होंने भी कल्पना चावला जी के लिखा है कि शी वॉज द फर्स्ट वुमन हु वेंट टू स्पेस फ्रॉम इंडिया। एंड उन्होंने बताया, अगेन करनाल हरियाणा से हैं, उनको उड़ने का शुरू से ही उनके स्वप्न में आता था उनको, और वो कैसे उन्होंने नासा ज्वाइन किया, शटल एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ली, कैसे इंस्पायर किया मिलियंस को ताकि अपने सपनों को साकार वो कर सकें। अच्छा, एक एंट्री इसमें मैंने भी भेजी थी, पर मैंने अपना विड्रॉ कर लिया। मैं कॉम्पिटिटिव एंट्री नहीं भेज सकती थी। मैंने लिखा, मेरी माँ मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करती थी। तो कुछ शब्द मैंने लिखे थे मम्मी के लिए। माई मदर इंस्पायर्ड मी द मोस्ट, शी इज द रीजन आई थ्राइव, हर लव, डेडिकेशन, केयर kept me moving and being alive. She has been my guiding star, my heart's desire. Through life's ups and downs, she was always on fire. She was a great lady. Her strength and courage, they never fade. She is the one who taught me to be true and never be afraid. Her kindness and compassion inspired me to always give. She is the reason I smile. She is the one I love and live. She is my everything, my role model, my friend. I am grateful for her till the very end. So these were my words, and thank you so much. Now I will stop sharing, and I'll invite my respected judges to give their opinion, how they felt while judging these writings, beautiful writings. Achla ma'am was there. Achla ma'am is there. Welcome, ma'am. Navneet Thakkar ma'am, thank you for joining despite your busy schedule. You have joined. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. First of all, Am I audible? yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Navneet, ma'am. Good evening,
Dr. Ragini, I really appreciate this idea that you chose this topic and chose it rightly on a Republic Day celebration. I think this is a very nice way NIGF should celebrate the Republic Day. So the entries were nice and they were to the point. Everybody did the 10 lines and selected beautiful people, inspiring women. Somebody chose a mother, somebody chose an astronaut, and somebody chose technologist and a philanthropist. So even in PGI, there is a sarai made by Infosys. When we cross beyond PGI, there is a sarai made by Sudha Murthy ji, even in our Chandigarh. So we do acknowledge, and she scored the highest. Very well written a tribute to her. And other entries were also good. I appreciate that we should participate. Who wins or doesn't win is not the thing. Participation is very important. So we started with 4 entries. I think next time I will also try that. I also Thank you, ma'am. I think I should be more active. I'll try my best, Dr. Thank you, Ragini. ma'am. Thank you for those encouraging words. Actually, ma'am, and सबको everybody is a winner. जो भी कलम उठाता है, मेरे को लगता है वो पहले ही विजेता हो जाता है कि हाँ चलो मैं अपने अपने भावनाओं को जो हमारे मन में जो भी हमारे मन में विचार आ रहे हैं उनको मैं प्रस्तुत कैसे करूं लाइनों में, ये खुद ही में एक विजेता का एक कैरेक्टर है. I really appreciate. Yeah, Okay. yeah. Archana Thank you ma'am. very much. Thank you very much. Thank you, Navneet ma'am. Archana ma'am. वेरी गुड इवनिंग टू एवरीबडी. अनीता, तुमने तो दिल जीत लिया भाई. एक डॉक्टर रागिनी है वो दिमाग से नहीं निकलती है और एक अनीता है वो दिल से नहीं निकलती. बड़ी अच्छी तो बात मैं है। अब आप मतलब समझ गए होंगे कि मैं ये सोच रही थी. लोगों ने, मेरा मतलब है, जब मैंने सुना कि भाई किसी वुमेन को, इंस्पायरिंग वुमेन के ऊपर लिखना है, तो काफी सारे अपने लोग भी थे. बट चलो, जो भी जितनी भी एंट्रीज आई, आई लाइक दो. उस जो मेरे को पसंद करने का था, द वे ऑफ राइटिंग, जो बहुत टच करता है कि आपने किस तरीके से लिखा. सिंपली मतलब एक तो जो रिटन मटेरियल है वो बहुत कॉपी पेस्ट नहीं लग रहा था. सेकेंडली कुछ उसमें अपने थॉट्स भी लग रहे थे. एंड थर्डली मतलब जो आदमी खुद आपको बहुत इंस्पायर करता है, जैसे सिंप्लिसिटी एंड विजडम. आई लव दीज 2 वर्ड्स. और कंपैशन, और जो कल्पना चावला के पास जो करेज था वो दैट, तो जो हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा इसमें कुछ कुछ होना चाहिए. तो ये जो लिखा, बहुत ही आइडिया तो सुपर्ब है. और कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस पर और 8 मार्च को जो वुमेन्स डे आ रहा है, उसके बीच में ये जो कॉमन वे पे डॉक्टर रागिनी ने यूनिक वे में रखवाया है, तो सल्यूट्स टू मेरी तरफ से. एज अ वुमेन मैं उनको सल्यूट करूंगी. हमारी नेता कैसी हो? डॉक्टर रागिनी अग्रवाल जैसी हो. राइट राइट. तो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी जज. मेरे को जज नाम ही बहुत अच्छा लगता है, दो आई डोंट लाइक द वर्ड जजमेंटल, बट बिकॉज माय फादर वाज अ हाई कोर्ट जस्टिस, सो आई लव. जैसे मैंने देखा, अच्छा मुझे जज बनाया, मैं कहा चलो अब मैं चली. That's great, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now it's your turn, Taru. Taru has been very, very enthusiastic about judging this. She kept on reminding me, "Bhejo Anita entries, bhejo fatafat." Thank you, Taru, for being Thank you here so for much. us. Thank you everyone. Thank you Dr. Ragini for making me judge. But थोड़ा thank you, थोड़ा नहीं thank you, because I wanted to write और judge बनने से मेरा लिखना तो रह गया. कोई बात नहीं, आपके लिए कोई और कंपटीशन ले आएंगे. सबने बहुत अच्छा लिखा और थोड़ा सा और सिंपलर वर्ड्स देते तो आपके खुद के विचार अपने हाथों में आ जाते. अपने को, मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा हमारी खुद की भाषा कम थी इसमें, लेकिन फिर भी जो प्रेजेंटेशन था वो मैटर करता है. और किसी ने चूज किया, किसी को, हर जने को अपना अपना कोई जगह इंस्पायर करता है. मेरे को तो यहाँ पर NIGF के बहुत सारे लोग इंस्पायर करते, तो मैं तो सोच रही इन्हीं में से हर जन में इतनी सारी क्वालिटीज है, तो इंस्पायरेशन के लिए तो मैं तो सीढ़ी चढ़ते जाऊं सबसे एक एक चीज लेकर. वेरी नाइस. डॉक्टर ऐसा रागिनी, सोचते थैंक यू रहेंगे सो तो मच. होंगे हम कामयाब एक दिन. पहुंचेगा एक मुकाम पर. जी हाँ.
ये ना त्रिमूर्ति डॉक्टर रागनी, जो आपके पास ये जो एक मैं वर्ड दूंगी, त्रिमूर्तियां आप है, डॉक्टर सुधा है और ज्योति मलिक, भाई हाँ, बहुत ही कामयाब charisma is ट्राई है। there. नहीं भैया, हमारी त्रिमूर्तियां नहीं, हमारी 7 मूर्तियां भी बहुत अच्छी हैं, ऐसे मत बोलो। Thank you, Dr. Archana, डॉक्टर for that सुधा तो बहुत ही compliment. स्वीट है। Thank you so much, Dr. और एक Chawla. और जना जो अब- इंस्पायर करना चाहिए, वो व्यक्ति जो आपको इस टाइम शीशे में नजर आता है, वो आप आप खुद खुद। तो डॉक्टर शारदा ने रहने दे दिखाई अनीता, दी, ये वो ज्यादा तो हमेशा अनीता इंस्पायर करती है। अनीता इतनी ज्यादा हाँ, अपनी डॉक्टर तारीफ मत शारदा कर। ने. चलो जी, अनीता बहुत जी। सुंदर, सबका बहुत उत्तम प्रयास रहा है जजेस को। मेरे को पता है कितना मुश्किल होता है जजमेंट्स देना है इस बारी में। तो 19 अनीता आपको तो 18 हिंदी में and लिखनी 19 चाहिए थी पोयम। जनवरी को, एक मिनट, एक 20th जनवरी इज सॉरी 20th जुलाई इज द फाउंडेशन डे ऑफ NIGF। 18-19 जुलाई को चंडीगढ़ में अब की बार हमारी एनुअल है, और ये सारे जो लोग आज जीत रहे हैं सबका फेलिसिटेशन उस दिन होगा, और ये ट्रॉफी उनको दी जाएगी। और सब लोग अभी से अपनी डेट ब्लॉक कर लो, सबको आना है, चंडीगढ़ बिल्कुल बगल में है। बिल्कुल। Yes. Warm welcome from my side. चाय करनाल में पिलाऊंगी मैम, कल्पना हाँ, चावला आप की खोखा शायद लगा के वहां खड़े रहना, हम सबको करनाल में रुक के चाय अपने पिएंगे। घर में। थैंक यू तो मैम, थैंक यू फॉर हाँ. दिस अपॉर्चुनिटी रागनी मैम, थैंक यू फॉर थैंक यू सो लेटिंग मी मच डू डॉक्टर दिस अनीता, आपके अलावा ब्यूटीफुल कोई जॉब। नहीं Can कर I say सकता था। something? यस मैडम, Yes, of course. आपको सुनना तो बनता है। So first of all, heartiest congratulations, Dr. Ragini. It was a wonderful idea. I mean, हम लोगों को दूसरी साइड देखने को मिलती है. Dr. Anita, huge congratulations. थैंक You यू। know, we've seen your other side. My God, आपका हिंदी कितनी शुद्ध है, बहुत कितनी अच्छी है। अच्छी है, और वो जो आप अपने विचार उसमें डालते हो ना, तो इसमें तो आई टेल यू 4 चांद लग जाते हैं. And judges, I tell you, it is so difficult to judge. This is the most difficult thing, I tell you. You know why? Because to decide who is the winner when all of them they are the best. So it is a difficult job. I just want to add one thing. Dr. Sudha Murthy, you know, she is very fond of watching Bollywood movies. You ask her about any movie, she will tell you the whole, you know, story of the movie, the direction and the production. Number 2, she's very, you know, though very learned, but very simple English she uses in her write-ups. Read her books. And you know, once she told Shashi Tharoor that, Shashi, there's no idea writing a book or something, some manuscript wherein somebody has to open a dictionary. डिक्शनरी। So ऐसा लिखो कि लोग उसको पढ़ सकें. So that's her, you know, idea about this thing. And about Kalpana Chawla, I just want to say that it was a sad day in the history when we lost our space astronaut Kalpana Chawla with all the 7 crew members in Space Shuttle Columbia disaster. It was February 1, 2003. Hats off to मैम her. एक बात बताना चाहूंगी, वो उसके जो हस्बैंड है ना, वो अभी भी आते हैं स्कूल, और हर Okay. साल, हाँ हर साल 5 या 6 बच्चों को वो नासा ले जाते हैं, So वो sweet. एज अ डेडिकेशन टुवर्ड्स कल्पना My चावला। God, that's a true So tribute. that's yeah. That's So a true मैं tribute. एक बात ऐड करना चाहूंगी, डॉक्टर अनीता की जो था, she got third prize, but she withdrew herself and given prize to another one. yeah. Hats off to you, Anita. ये So लीडर की great. पहचान होती है बहुत, मतलब आई एम वेरी हैप्पी। मैं सोच रही थी कि अनीता ये करेंगी, मैम मैं लिखते लिखते रह गई। आप लोगों का साथ ही मेरा यस सबसे बड़ा मैडम, बिल्कुल फायदा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं कहीं कोई कोई टाइम ऐसा आता है जहाँ छोड़ना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे हर हारने वाला जादूगर तो नहीं कहलाता, बट बाजीगर तो कहलाता ही है। तो अनीता इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, और शी विल शाइन इन द फ्यूचर। ऑल द गुड विशेस टू हर। सुजाता जी को नहीं देख पा रही, क्या बात है? ज्वाइन तो कर रखा है उन्होंने, और नहीं तो कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता, और मुझे लगता है, एंड थैंक यू ऑल द जजेस, डॉक्टर अर्चना वर्मा,
Dr. Taru, you were the second judge, and our third judge was Navneet. Dr. Navneet. Navneet Hyam. So it was actually, I know it must have been the entries are little lesser this time. तो बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ा आपको, लेकिन फिर भी जजिंग इज इटसेल्फ अपने आप में ही ये एक बहुत बड़ा आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट हु इज द बेस्ट पर्सन, और उसमें हमारे को कोई ग्रजेस नहीं है, कोई सोच मतलब हमारे मन में कोई भी हमें विद न्यूट्रल फीलिंग जज करना है। तो एक बहुत बड़ा आपके ऊपर एक कर्तव्य होता है, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आगे चलते हैं और तीसरे पहर की जो हमारा थर्ड सेगमेंट है, और करमवीर अवार्ड्स, जो एक नए अवार्ड्स NIGF में किए गए हैं, हमारी प्रेसिडेंट मैम ने शुरू किए हैं, और ये भी एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ में, और इनकी भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसके बारे में हम डिटेल में अपनी एंकर डॉक्टर दिव्या सिंगल से पता करेंगे। डॉक्टर दिव्या हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। शी इज द नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ ब्रेस्ट एंड पप्यूरियल हेल्थ कमिटी FOGSI, and she is also the chairperson of the Breast Cancer Awareness Mission NIGF. She has been the immediate past president DGF North, and she has got multiple awards: APJ Abdul Kalam Award, Excellence in Field of Medicine, IMA, Gynae Forum North, and IMA WOW. And she has multiple contributions in the on the breastfeeding GCPRS. She has co-authored, and she has a special interest in early detection of the breast cancer and prevention of the cancer cervix. Or over to Dr. Divya, so that you can explain to us about the Karamveer Awards and the various categories and about the various judges and all. Thank you. Over to you. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति, माय डियर फ्रेंड, एंड सबको तहे दिल से नमस्कार। आपका सबका स्वागत है NIGF करमवीर अवार्ड्स में। बहुत सुंदर नाम दिया है इन अवार्ड्स को, और ये सुंदर थॉट, ये सुंदर विचार डॉक्टर रागनी अग्रवाल का रहा है। तो कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, work is joy, work is happiness, work is compassion and healing for us. Today, we have the honor to honor those who have gone beyond the boundaries of their clinics and hospitals and touched the lives of many. I invite Dr. Ragini Agarwal, President NIGF, to share her thoughts behind her idea of having Karmveer Awards. Madam, over to you. थैंक यू दिव्या, आपने इतने खूबसूरत ढंग से उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक्चुअली हमारे यहाँ जब लोग काम कर रहे होते हैं कि बहुत नई एसोसिएशन है NIGF, अभी भी लोगों को सोचना पड़ता है क्या इस नाम की सच में कोई एसोसिएशन है, क्या हम उसके पार्ट हैं, और अगर हम हैं भी तो हम क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि विजिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप काम कर रहे हो तो एक विजिबिलिटी, और ये शुरू में मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो लोग भी शुरू में इसको बनाने में जुड़े हुए हैं वो सब इसके फाउंडर हैं, और एक हम हिस्ट्री लिख रहे हैं। अगर हम सोचा जाए, हम भी किसी भी एसोसिएशन से जुड़ते हैं, वो हमें बनी बनाई प्लेट में मिल रही है, हम बस उसमें जुड़ जा रहे हैं, लेकिन आज हम एक हिस्ट्री को लिख रहे हैं, और उस हिस्ट्री में सब लोग जो शामिल हैं वो अगर उस हिस्ट्री को खूबसूरत ढंग से लिखेंगे और उनका वो जो भी काम है वही इसको आगे ले जाएगा। जिसको हम कैसे प्रेजेंट करें, जिन लोगों ने कुछ काम किया उसको कैसे दिखाएं, उसको सोच करके ही ये दिमाग में आया। और कर्म वर्ड जो है वो आपने डिफाइन कर ही दिया है, तो इसलिए उसका नाम कर्मवीर रख लिया गया। हमारे पास एक इंडिविजुअल लेवल है, एक स्टेट लेवल है क्योंकि स्टेट चैप्टर्स हैं, और तीसरा हमारे मिशंस हैं। तो उसमें जो लोग ने इतने हमारे 6 महीने में 20 जुलाई को हमने झांसी में लिया था, और अभी 26 जनवरी को वो 6 महीने हमारे पूरे हुए हैं उससे। तब हमने सोचा 6 महीने में जिन लोगों ने जो भी काम किया है उसको दिखाया जाए, और
उससे एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा और उससे खुद हमें भी ये अंदर से उत्साह आएगा, हाँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इसमें आगे चल के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रागनी अग्रवाल। एक बहुत सुंदर अवार्ड रखा है आपने, और सब अलग अलग तीनों कैटेगरीज बनाई गई हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी और मिशन लेवल पे भी। तो हम किसी भी लेवल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी जिसकी इच्छा हो, और अपना काम करके दिखा सकते हैं। तो आज के लिए हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, उनमें डॉक्टर जया चतुर्वेदी को हम देख रहे हैं कि वो आ गई हैं, अब हमें ज्वाइन कर लिया। शी इज़ प्रेसिडेंट इलेक्ट NIGF। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर जया चतुर्वेदी मैडम। एंड शी इज़ Dean Academics, Professor and Head of Department OB-GYN, AIMS Rishikesh. She has many awards and felicitations to her credit. And I think Bharatiya Nari Ratna Award 2019, Women Excellence Award, and State Felicitation Award, so many of them. COVID Warrior Samman 2021. And then we have Dr. Achla Batra. She was President NARCHI 22-24. She is governing council member of ICOG, Foxy, ex-professor Safdarjung Hospital, and she is going to announce the state awards. Then we have Dr. Sujata Sharma, who has served as Director Medical Education and Research in the department in Punjab. So Madam is going to announce the state awards. And Dr. Jyoti Malik, who is a dear friend, such a charming gynecologist. She is Director Roots IVF. She is Vice Chairperson Haryana chapter of ISAR, and she is Secretary of Haryana Association of OB-GYN and Secretary of NIGF. So Dr. Jyoti is going to announce the individual awards. So first of all, I would like to invite Dr. Jyoti Malik to announce the individual awards. Over to you. Yeah, thank you so much, Divya. Thank you. And I think it was very difficult. सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जब भी जज बनते हैं तो वो एक जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती ही आती है, लेकिन कई बार आप ऐसी परिस्थिति में आ जाते हो कि आपको लगता है कि वो बेटर है या वो बेटर है। और जैसा कि मैम ने बोला कि हम सबको ही प्रोत्साहित करना चाहते हैं, और ऐसी सोच करते करते कई बार इसीलिए हमें ये डिसीजन, जैसे कि डॉक्टर अचला मैम ने जॉइंटली लिया, डॉक्टर सुजाता was one of the judges, Dr. Sujata Sharma, and then I was the judge, and jointly when we could not come to a decision, we took the president's help as well. So there has been a tie, और क्यों हमने इंडिविजुअल्स एक्ट में हमारे पास 4 एंट्रीज थी और 3 एंट्रीज थी एक्चुअली। और क्योंकि ये एंट्रीज में हमने ये देखा कि क्या उसको NIGF के अंडर किया था या कोई दूसरी कैटेगरी के साथ भी कोई और पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर किया हुआ है। अगर कोई जॉइंटली 2 या 3 ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMA के अंडर प्लस NIGF के अंडर या कोई और लोकल सोसाइटी के साथ में मिलके करता है, तो हम उसको बजाय, और या कोई सोलली होली एक NIGF के अंडर करता है, तो जब कभी ऐसी टाई होती है तो हम उसको ज्यादा पॉइंट देंगे जो सिर्फ एक NIGF के अंडर किया है जिसने। तो ये सोचते हुए हमने कुछ जगहों पर मार्क्स को कम या ज्यादा किया, और स्पेशली कितना मीनिंगफुल था ये उसके को भी पॉइंट्स दिए गए। तो और फिर उन सब पॉइंट्स को, हर जजेस के पॉइंट्स को मिला के टोटल करने के बाद हम एक नतीजे पे पहुंचे कि पहले मैं रनर अप्स का अनाउंसमेंट करना चाहूंगी, क्योंकि रनर अप एक टाई है बिटवीन डॉक्टर सुरभि एंड डॉक्टर रूबी भाटिया। और ये टाई आई थिंक डॉक्टर अचला मैम भी एग्री करेंगी कि हमारे लिए ये एक डिसीजन मुश्किल था, क्योंकि हम कौन सेकंड पे जाए और थर्ड पे जाए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सो इट वाज अ कलेक्टिव डिसीजन दैट वी कीप इट both these as the
रानासा, डॉक्टर सुरभि एंड डॉक्टर रूबी भाटिया। डॉक्टर सुरभि ने काफी कैंसर प्रिवेंशन के कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर का जो पखवाड़ा था जिसमें उन्होंने कैंसर प्रिवेंशन के बारे में बात की थी, तो उस समय पे डॉक्टर सुरभि ने बहुत सारे पैप्समियर्स किए हैं और वो सब NIGF के अंडर किए हैं। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर सुरभि। इवन डॉक्टर रूबी भाटिया मैम ने भी बहुत सारे पैप्समियर्स लिए हैं अपने मौलाना MMI MSR कॉलेज में। प्लस उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को कैंसर अवेयरनेस, कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में टॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए हैं अपने कॉलेज में। तो बहुत ही उम्दा दोनों ने एक हरियाणा के लिए काम किया है कैंसर प्रिवेंशन के लिए। और फर्स्ट हमारा प्राइज जाता है डॉक्टर इशिका नैन को। डॉक्टर इशिका नैन है हिसार से, एंड शी हैज डन ऑल्सो 2 सच प्रिवेंशन। क्या हमारे पास सोनिका, क्या हमारे पास PPT है जो आपने भेजी है हमें डॉक्टर इशिका नैन की? कैन वी प्ले इट देयर और कैन आई रीड इट? मैम PPT शेयर करनी है अगर आप कर सकते हैं तो डॉक्टर इशिका नैन वाली, बिकॉज हमें तब तक अगर आप शेयर करती हैं तो मैं पढ़ सकती हूँ मेरे फोन से। डॉक्टर इशिका has conducted awareness camp on cervical cancer prevention and personal hygiene at Senior Secondary School Hisar on the Children's Day under banner of NIGF Haryana, और ये उन्होंने 14 नवंबर को किया, और इसमें अराउंड 80 गर्ल्स और 5 टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने उनको वैक्सीन के बारे में बताया। ऐसे ही उन्होंने डॉक्टर ज्योति 14 दिसंबर को डॉक्टर 14 दिसंबर को उन्होंने गुलाबी पंख IMA के अंडर की भी कोलैबोरेशन ली है और NIGF के अंडर भी किया है एक फ्री HPV वैक्सीनेशन कैंप फॉर गर्ल्स एट सप्रा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें उन्होंने 40 गर्ल्स को फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 9 to 24 वैक्सीनेट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी उन्होंने और एक बहुत ही बढ़िया पहल की है जिसमें 40 लड़कियों को वैक्सीनेट किया है, और ये वैक्सीन संगिनी ग्रुप एक NGO है जिन्होंने स्पॉन्सर की हैं। तो ये इसीलिए हमने इनको फर्स्ट कैटेगरी दिया है, बिकॉज इन्होंने अवेयरनेस के साथ साथ उस चीज को और अगला नेक्स्ट स्टेप पहुंचाया है वैक्सीनेट करके। So that is Excuse excellent. me, Dr. Jyoti, can I just say a word? Yes, Dr. Meenakshi. Actually, I have sent both these entries to Dr. Agni for Karamveer Award. I have asked these people, I encourage them कि आप लोग काम कर रहे हैं. Both of them, you know, are from Haryana, and I'm Meenakshi. I'm the president of Haryana chapter. मैंने इनको encourage करा और मैंने ही भेजी ये दोनों entries actually. जी, तो वही हम आप ही की तरीके के प्रेसिडेंट चाहते हैं जो अपने हरियाणा स्टेट को एनकरेज करें और उनको आगे लाएं, और आपका ही चैप्टर एक्चुअली को ही अवार्ड मिल रहा है। डॉक्टर रागिनी मैम, आप अनम्यूट करिए, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? मैं कह रही थी दूसरे जज को दे दो जिनको अनाउंस करना है। जी, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति, जज ज्योति जी, और तीनों अवार्डीज को बहुत 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 मुबारकबाद, हम लोगों की तरफ से बधाई, और इनका सबका कंट्रीब्यूशन बड़ा प्रेरणादायक रहेगा हम सबके लिए। और डॉक्टर मीनाक्षी चौहान को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये इनके पीछे रही। शी इज द वुमन बिहाइंड दीज अवार्डीज, सो नाइस। एंड नाउ I request Dr. Sujata Sharma to announce the state award. धन्यवाद सभी को। और मेरा काम तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि इस कैटेगरी में, स्टेट अवार्ड कैटेगरी में, सिर्फ एक ही स्टेट के परफॉर्मेंस जो हमें मिली है, और वो है ऑल इम्पोर्टेंट हरियाणा स्टेट। इनफैक्ट जितने भी हमारे विनर्स रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इंडिविजुअल में भी, और मिशन जो नेक्स्ट अवार्ड हो रहे हैं, सबके सब लोग हरियाणा को ही बिलोंग करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज, पहले तो मैं ये बता दूं कि आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द हिंदी
being spoken at this platform, be it Anita Rajoria और ज्योति मलिक और जो अभी हमारा कंपेयर कर रही हैं प्रोग्राम, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी हिंदी में ही बोलूं, तो कोशिश कर भी रही हूँ। हरियाणा स्टेट की एक्टिविटीज बहुत 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 ज्यादा हैं और उसका काफी सारा श्रेय या मेजर श्रेय दो इंस्टीट्यूशंस को जाता है। एक तो डॉक्टर मीनाक्षी के अंडर पीजीआई रोहतक को, उन्होंने इतनी सारी एक्टिविटीज करी हैं अपने इंस्टीट्यूट में NIGF पैनल के अंडर और अदरवाइज ऑल्सो, वैसे भी उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज करी हुई हैं। और दूसरा डॉक्टर रूबी भाटिया, जिन्होंने MMU में अगेन बहुत सारी उन्होंने भी एक्टिविटीज करी है NIGF में अलोन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बट काफी सारी उनकी एक्टिविटीज हैं जो इन कोलैबोरेशन विद अदर सोसाइटीज भी हैं। बट एक्टिविटीज में क्योंकि NIGF का लोगो था तो इस द क्रेडिट गोज टू डॉक्टर रूबी भाटिया ऑल्सो कि उन्होंने बहुत 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 सारे से करी हैं इस तरह की एक्टिविटीज। और तीसरा श्रेय इन सभी विनर्स को जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड विनर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली ग्राउंड में जाके काम करा है, इंडिविजुअल लेवल पे काम करा है, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है। तो ऑन ओवरऑल हरियाणा स्टेट ने बहुत ज्यादा काम किया। हो सकता है बाकी स्टेट्स ने भी काम किया हो काफी ज्यादा, बट शायद एंट्रीज नहीं भेज पाए या कलेक्ट नहीं कर पाए और एंट्रीज भेज नहीं पाए। तो हरियाणा अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर रागिनी, द बॉस डॉक्टर मीनाक्षी, really has done wonderful for getting this award। वो truly ये award deserve भी करते हैं। Thank you। मैं यहाँ पे Thank ये you, बोलना Dr. चाहूंगी Sujata. कि And actually, I am so much thankful to Dr. Ragini because she is always the encouraging force. मतलब हम लोगों को हर समय लगता रहता है, ओ डॉक्टर रागनी कहेंगी तुमने क्यों नहीं भेजा। So I ask these people. मुझे लगता है कि आप सब यू ऑल लुक compile- फॉरवर्ड टू हर और वो गाइड करती हैं आपको, तो Yeah. है ना, तो और मेरे साथी बाकियों भी को भी हैं जैसे मोटिवेट किया जाए, बाकियों को भी गाइड किया जाए, सो दैट सारी स्टेट्स आगे आए और पार्टिसिपेट करें और ऐसी यहाँ पे एक्टिविटीज एक करें बात विच आर बोलना वेरी चाहूंगी वेरी गुड सुजाता, एक्टिविटीज। सुजाता एक बात बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ वो स्टेट है जिन्होंने बहुत काम किया है। आई वॉज रियली सरप्राइज जब आप लोगों ने बोला कि सिर्फ एक एंट्री आई है। जम्मू हाँ, स्टेट ने मतलब मैंने बहुत पढ़ा आपका बेइंतहा वो काम कमेंट किया है और राजस्थान राजस्थान वाला। स्टेट ने बेइंतहा काम किया है, बट आई एम रियली सरप्राइज कि उनकी एंट्री क्यों नहीं आई। हाँ, शायद वो कंपाइल नहीं कर पाए इन टाइम टू सेंड देयर एंट्री, बट आई एम श्योर कि बाकी स्टेट्स ने भी किया चलो कोई होगा। बात नहीं, ये चलो एक नेक्स्ट टाइम एनकरेजमेंट है, सारी इससे स्टेट्स को सबको हम मैसेज पीछे जाएगा पड़ेंगे, कि पीछे पड़ के मांग के लेंगे हम सभी से। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सबको फिर से बहुत बहुत बधाई। और हमने देखा है डॉक्टर सुधा शर्मा के अंडर जो जम्मू स्टेट ने इतने सुंदर ढंग से काम किया है और वो भी मतलब कि तारीफ़े काबिल है और बहुत प्रेरणादायक है। तो कई लोगों ने अपने नॉमिनेशंस दिए नहीं, फाइल नहीं किए, एंड स्टिल उनका काम बहुत नज़र आता है और हम सबको हमेशा के लिए प्रेरणा देगा। तो अब हम आते हैं मिशंस के इंडिविजुअल अवार्ड्स पे और मैं डॉक्टर अचला बत्रा को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनको अनाउंस कीजिएगा। नमस्कार। आई थिंक मिशन अवार्ड में वी डिड नॉट गेट एंट्रीज, प्रोबेबली लोगों को शायद इतना ड्राइव नहीं है कि जो काम करें उसको दिखाएं भी, पर वट एवर इट इज, आई थिंक द पर्सन हु गॉट द अवार्ड is a real missionary in the field in which she got the award, because she's been really working relentlessly. She's going to various places, Uttarakhand, Jammu, and some other places also. In Delhi also she has done camps called Rotary. Who is that person? That is Divya. She has really worked very nicely for the mission of breast cancer, and she truly deserves the award. Though there were no entries, that I'm sure if there were entries, they would she would have surpassed them, because her work has been really marvelous. So I think what we need is people like her who believe in something and they go all out to do it. That is what is required. So congratulations, Divya, for this mission award, and I wish other people who were also working would have made the entries and got recognized. Maybe in the next time they will. So that is what I have to say.
थैंक यू मैडम। एंड बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने खूब काम किया है। एंड अगर कोई और होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली गिवन दिस अवार्ड फ्रॉम माय साइड। आई वुड हैव रिक्वेस्टेड यू टू गिव टू दैट पर्सन। एंड हम आई एम श्योर नेक्स्ट टाइम हमारे पास बहुत सारी एंट्रीज आएंगी। मैं सिर्फ अपने जो छोटा मोटा मैंने काम किया है उसमें से एक काम मेरे को जो अच्छा लगा करना, और वो भी बिकॉज डॉक्टर रागनी अग्रवाल ने कुछ मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी, तो लगा कि भाई मुझे काम करना चाहिए। तो इसमें हमने रोटेरियंस की मैमोग्राफी मोबाइल वैन मंगवाई थी, और उसमें हम लोगों को 20 लोगों की फ्री में मिलती है करने के लिए मैमोग्राफी। तो ऑफ कोर्स उनको पेमेंट करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, हमने लेडी डॉक्टर्स की करवाई मैमोग्राफी। और हमें पहले लगा कि पता नहीं वो आगे आएंगी कि नहीं, काफी लोगों ने तो करा रखा होगा। तो जब हाथ खड़े करे गए तो पता चला कि 50% मैमोग्राफीज हुई हुई थी। तो लेडी डॉक्टर्स को बहुत अच्छा लगा कि उनकी मैमोग्राफी हो रही, पूरी लाइन लगा के सब लोगों ने कराई। तो मतलब पहली पहल जो है, अगर हम खुद करेंगे अपनी मैमोग्राफीज कराने की, तो और लोगों की हम खुद बे खुद उनको कन्विंस करते चले जाएंगे जब हम खुद अपनी करवाएंगे। तो बस इतना ही मुझे कहना था। एंड डॉक्टर जया चतुर्वेदी जी यहाँ पर हैं, क्योंकि तो दो शब्द वो भी हमारे कर्मवीर अवार्ड्स के बारे में कह दें। आई थिंक शी हैज लेफ्ट। डॉक्टर दिव्या, थोड़ा मैं एक ज्यादा चीज फंसे कहना हुए हैं। चाहूंगी, कैन आई से? हाँ हाँ, जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल सुधा जी। थैंक यू। So huge लास्ट में आप ही को congratulations, बोलना है। Dr. Divya. You truly deserve it. And Dr. Achla, I just want to say one thing, that once I announced, first conference of Jammu Society, she was the one who called me up and she said, I want to come to Jammu to give that awareness, deliberation. So nice of you, Dr. Divya. You truly deserve it. थैंक यू मैम फॉर योर मोटिवेशनल वर्ड्स। एंड हम लोगों का और भी ज़्यादा, हम लोगों को अगली बार अवार्डीज मिलेंगे, और भी ज़्यादा काम होएगा NIGF के बैनर के अंडर। वो फॉर द वोट ऑफ थैंक्स आई रिक्वेस्ट डॉक्टर सुधा शर्मा मैडम टू से अ फ्यू वर्ड्स। डॉक्टर सुधा, आपके वोट ऑफ थैंक्स के पहले मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। सब लोग जरा प्लीज अपनी CV करेक्ट कर लो ना, अभी भी लोगों के CV में NIGF का नाम नहीं है। मेरी उसमें तो पहला नहीं है नहीं, मैं आपको NIGF नहीं, का, सबके पता नहीं लिए आप कह रही हूँ मैं, पुराना नाम तो नहीं ले नहीं रही आ हूँ। गया। Right. Yeah. So a very good evening. I think everyone deserves thanks in this platform. First of all, our star speaker, Dr. Manju Puri, for giving such insightful, talk on the subject. We are truly blessed to have you, Dr. Manju, as a wonderful orator. And Dr. Anita for coordinating, and Dr. Divya, both of you. Dr. Anita, मैं आपकी हिंदी की कायल हो गई हूँ। आई डोंट नो कहाँ से आप वो वर्ड्स ढूंढ के लाती हैं, एंड द अदर साइड ऑफ योर, एंड डॉक्टर दिव्या फॉर कोऑर्डिनेटिंग, all the judges, thank you so much. I really, you really deserve applause, because it is the most difficult job to choose who is the winner when everyone is so perfect and everyone is so good. And thanks Jyoti, where is she, for beautifully conducting the whole session, as always. It was as beautiful as you are, Jyoti. And I can see, Dr. Roshan ji also, and thanks all Thank the you. audience. And Sonika, she's also there all the time. So thank you so much. सुधा जी, ज्योति के लिए तो एक बात सिर्फ मैं कह सकती हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि हरियाणा के सारे प्रोग्राम मैं चला रही हूँ, मैं तो सिर्फ सामने रहती हूँ, क्रेडिट ले लेती हूँ। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ज्योति ओनली। We know. मैम सिर्फ आप गाइड करते हो, हम लोग तो कुछ करते ही नहीं है। हम लोग तो बिना बात का इतना सारा वो मिलता है हमें, सो मच ऑफ प्रेजेस। हम तो बैठे बिठाए हमें सबको प्रेज मिलता है, काम तो आप ही करती हैं सिर्फ। Jyoti your is one humbleness. of the मास्टरमाइंड dynamic और leaders, पॉलिसी। one of the dynamic leaders of Haryana, Jyoti. Yeah. Jyoti very Young and correctly said, dynamic. जो thought process है ना डॉक्टर रागिनी का, it's बिल्कुल totally different and dynamic. Very डॉक्टर तारू, nice आप to भी have काम her नहीं as हो। डॉक्टर तारू, आप भी काम नहीं वो हो। हमें डायरेक्शन देती है, हम बंद बस करते हैं। मैं अभी, अब आप लोग सारे आज हो इस पे, तो जाने के पहले आप जितने ऑफिस बियरर हो, सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ा और एक्टिव हो जाओ अपने अपने स्टेट में।
क्योंकि हम लोग को गुरु जी एनआईजीएफ को की बनाना है, तो ये सोच के चलो। अभी हम लोग पौधे को बस बीज को बो के बाहर निकला है छोटा सा, जो साधना जी ने बीच जरूर में थोड़ा पानी डाला था उसमें से छोटी छोटी कोपल निकली हुई है। अभी उसको बहुत 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 संभालना है, तब जाके वृक्ष बनाना है। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you. Thank you, Thank you. everybody. Thank you, everyone. thank you everyone. Thank you so Thank much. you so much for giving this platform and conducting it.